नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का BSEB सोशल स्टडीज पर। तो हम कक्षा 10वीं की इकाई 1 अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो हमने इसके पिछले वीडियोज में जाना था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं और अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद हमने मुद्रा के विकास के बारे में जाना था, आर्थिक विकास के बारे में जाना था और आज हम मौद्रिक विकास के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार मुद्रा का विकास हुआ। आज हम जो ऑनलाइन पेमेंट तक पहुंचे हैं वह किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर आज क्रेडिट, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट, भीम ऐप और कई प्रकार के ऐप तक हम पहुंच चुके हैं। तो हम जानेंगे कि मौद्रिक विकास क्या होता है। तो मौद्रिक विकास से तात्पर्य है यानी मौद्रिक जो यह मुद्रा शब्द से बना है। तो मुद्रा शब्द से मौद्रिक बना है। तो किस प्रकार मुद्रा का विकास हुआ हम उसके चरणबद्ध तरीकों को जानेंगे और जानेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ्यपुस्तक पर नज़र दौड़ाएं तो दिया गया है कि वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिल्कुल उपलब्ध हैं। विज्ञान ने समय और श्रम को बचाकर हमें कई प्रकार की भौतिक सुविधाओं को, भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान किया है। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य को कठिन परिश्रम करना पड़ा है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का विनिमय करते थे और इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यानी वैसी प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का विनिमय किया जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अगर आप गांव और कस्बे में रहते होंगे तो अभी भी देखते होंगे कि कोई चीज़ धान से बदलकर, चावल से बदलकर लिया जाता है और दिया जाता है। तो यह वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण है। आइए अब हम आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है जिसमें वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। इसको बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। BARTER यानी बार्टर सिस्टम में क्या होता है, वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। इसके बाद हम जानेंगे वह जो अवस्था था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी, क्योंकि उस समय मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकता दोनों ही कम थी और हमने एक सामान्य परिभाषा जाना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे जैसे मनुष्य का आवश्यकता बढ़ने लगा, उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगी, वैसे वैसे आविष्कार चरणबद्ध ढंग से होने लगे। इसलिए वस्तुओं के लेन देन यानी आदान प्रदान से उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी पहले के समय में। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, उनकी आवश्यकताएं बदली और आज हम इस प्रकार मौद्रिक विकास के चरण में पहुंच चुके हैं। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गईं और उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब छोटे से कस्बे से बढ़कर बड़े गांव एवं क्षेत्र में मनुष्यों का फैलाव होने लगा। इस स्थिति में मनुष्य के सोच के आधार पर विनिमय का एक समान इकाई मुद्रा का प्रचलन हुआ जिसे हम मनी कहते हैं। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा विनिमय यानी एक्सचेंज की क्रिया होने लगी। अब दूर दराज क्षेत्रों से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अनाज या अन्य वस्तुओं के बंडल को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा। अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा। इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए एक सरकार या गवर्नमेंट का अभ्युदय हुआ और सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। यानी प्रत्येक देश एक अपनी मुद्रा जारी करती है। जैसे भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया। उसी प्रकार अगर हम बात करें अमेरिका का तो अमेरिकी डॉलर है, अगर हम बात करें बांग्लादेश का तो टका है और पाकिस्तान का बात करें तो पाकिस्तानी रुपया है। तो यानी भिन्न भिन्न देशों की जो है मुद्राएं भिन्न भिन्न होती है और उसे जारी करने का अधिकार किसे होता है, उस देश के सरकार को, और वह सरकार जो है उस देश की केंद्रीय बैंक के माध्यम से यह मुद्रा जो है वह जारी करता है। अगर बात की जाए भारत का केंद्रीय बैंक कौन है,
तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप 100, 50 जितने भी के नोट होते होंगे आप देखते होंगे आरबीआई के गवर्नर का वहाँ पे सिग्नेचर होता है कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यानी वो एक लीगल टेंडर होता है, यानी कानूनी रूप से, विधि रूप से ग्राह्य होता है, तो उसे हम मुद्रा कहते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज की आवश्यकता महसूस करने लगे। फलतः देश के सरकार के आधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब और आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण या ट्रांसफर किया जाने लगा, जिसे हम चेक कहते हैं। यानी कोई भी चेक है, अगर आपको कितना भी पैसा किसी को भेजना हो और किसी से प्राप्त करना हो तो चेक पर उतनी रकम को लिखकर, अगर आपके बैंक में उतनी राशि है तो चेक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, आप भेज भी सकते हैं। तो यह जो है मुद्रा के क्रमिक विकास के रूप में हमारे सामने आया। इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम जारी करती है। मान लीजिए आपका स्कॉलरशिप किसी चीज़ में प्राप्त हुआ है, तो आपको वह उस संस्थान से आपके नाम का अगर चेक जारी होता है तो आप उस चेक को आप खुदरा करवा सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि भंजा सकते हैं। तो आगे जानते हैं हम, इसे एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम जारी करता है और सरकारी आधिपत्य से स्थापित बैंकों के द्वारा पैसों का आदान प्रदान होता है। यानी जो बैंक जो होती है वह सरकारी आधिपत्य यानी आरबीआई के जो नियंत्रण में होती है, उसके द्वारा उससे हम पैसे निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है। आप गेस करके बताइए कि वह मशीन क्या है? बिल्कुल सही, कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो लगभग कई प्रकार की तकनीकी कार्य को करने में अब सक्षम हो गया है। सभी मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है, गणना की क्षमता रखता है, और जो वह क्या है? वह कंप्यूटर है। बिजली से चलने वाले यह मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर आदान प्रदान में, पैसे के आदान प्रदान में भी सहयोग करता है। तो आजकल कंप्यूटर शिक्षा एवं ज्ञान का एक सुलभ साधन बन गया है। यानी शिक्षा का भी और ज्ञान का भी एक सुलभ साधन जो क्या है? यह कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में सूचनाओं का भंडार है, जिसे हम सर्च के माध्यम से, सर्च इंजन के माध्यम से, जैसे गूगल के माध्यम से हम सारी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं और गणनात्मक सूचनाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक छोटे से डिवाइस जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। और अब कंप्यूटर की सुविधा जो है अब स्मार्टफोन में भी धीरे धीरे मिलने लगी है, जिसके कारण से काम और आसान हो गया है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहां बड़ा कंप्यूटर लोगों के उपयोग में था, वहीं अब लैपटॉप या किंडल भी, जो छोटे छोटे उपकरण हैं, वो प्रयोग में आने लगे हैं। मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र, जैसे कि मान लीजिए कीबोर्ड है, तो वो भी काम करने लगता है। और भी अन्य उपकरण जैसे कि सर्च इंजन, वो भी मोबाइल में भी अब उपलब्ध हो गया है। आजकल प्लास्टिक मुद्रा के छोटे से टुकड़े पर इंगित चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान होने लगा है। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। कोर बैंकिंग प्रणाली का क्या कहा जाता है, उससे क्या कहते हैं हम? तो जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के यानी बिना देरी के अगर पैसे का ट्रांसफ़र कर सकता है, पैसे का आदान प्रदान कर सकता है, तो इस प्रणाली को हम कोर बैंकिंग प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जो बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन होता है एक बैंक से दूसरे बैंक के द्वारा, और वह जो है बिना विलंब के यह संपूर्ण हो जाता है। जैसे मान लीजिए एसबीआई और पीएनबी, ये दोनों बैंक है, अगर पैसों का आदान प्रदान हो रहा है इनके बीच, तो यह कोर बैंकिंग प्रणाली के रूप में जाना जाता है। आगे हम जानते हैं, इसी तरह एक व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिकी संकेत यानी मैकेनिकल मार्क से किसी भी समय बैंक के एक चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसे निकाल सकता है। ये सारी क्रियाएं बिजली से संचालित कंप्यूटर के द्वारा होता है। बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है, उसे हम एटीएम कहते हैं। एटीएम यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी
स्वचालित जो है वह स्वचालित टेलर यंत्र भी इसको हम कह सकते हैं। तो जिसके माध्यम से प्लास्टिक मुद्रा, अब प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है, आपको ऑप्शन दे देगा, पहला 5 रुपए का नोट, दूसरा 3 रुपए का 10 रुपए का सिक्का, तीसरा है और भी ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन देगा डेबिट कार्ड। तो आपका सही विकल्प क्या हो गया, डेबिट कार्ड। जी हाँ, डेबिट कार्ड ही प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। आगे हम देखते हैं कि एटीएम के युग में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, इस तरह आपने देखा कि किस तरह पहले के अदला बदली के युग यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर हम लोगों ने मुद्रा के युग में प्रवेश किया है। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग प्रणाली तथा एटीएम के युग में प्रवेश कर गए हैं। आज हम उससे भी आगे ऑनलाइन पेमेंट के युग तक हम पहुंच चुके हैं। एटीएम के अलावा हमें आज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त है, जो कि एक प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। अब हम इसे एक संक्षिप्त रूप में जानेंगे। तो सर्वप्रथम है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली वैसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान वस्तु के बदले वस्तु या सेवा के बदले सेवा के रूप में प्रदान किया जाता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली या मौद्रिक प्रणाली। तो मौद्रिक प्रणाली क्या होती है, इसमें मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन होता है, यानी मुद्रा जो कि विधिग्राह्य होता है, किसी देश की सरकार जो जारी करती है और वह उसके प्रति उत्तरदायी होती है, वह उस देश की केंद्रीय बैंक जो है उन मुद्राओं को जारी करती है। तो वैसी प्रणाली जिसमें मुद्रा के द्वारा से कार्ड पर
राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। पूछ सकता है कि औसत आय या प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। मान लीजिए कोई देश है जिसकी राष्ट्रीय आय मान लीजिए 25,000 है, 25,000 है, ठीक है, और उस जो वह देश है काफी छोटा है, मान लीजिए उस देश की जनसंख्या 50 है।
इंडेक्स यानी HPI जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक में कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें मामूली कमी आई है। उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास में रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। यानी उपभोक्ता व्यय यानी जो कंज्यूमर है वह कितना वस्तुओं को लेन देन में खरीदने में व्यय कर रहा है, तो उसको भी पहली जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट थी उसको आधार बनाया गया। तो उसमें देखा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे व्यय में कमी आ रही है, जबकि शहरी जो क्षेत्र हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है व्यय में कमी, ह्रास आ रहा है, जबकि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि देखी जा रही है। तो इस प्रकार हमने जाना राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। इस वीडियो में हमने जाना कि मानव विकास सूचकांक के बारे में जाना, राष्ट्रीय आय के बारे में जाना, प्रति व्यक्ति आय के बारे में जाना। उसके पहले हमने जाना कि किस प्रकार मुद्रा का एक संक्षिप्त इतिहास रहा है, जिसमें हमने वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर आज तक हम ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा तक पहुंच चुके हैं। और अंततः हमने जाना कि किस प्रकार मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया जाता है और मानव विकास सूचकांक के अनुसार क्या उसकी अहर्ताएँ हैं। और हमने इसी के तर्ज पर भारत में जो UNDP की तर्ज पर जो है नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में भी जाना, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था। हम अगले वीडियो में जानेंगे बिहार की विकास की स्थिति के बारे में कि किस प्रकार बिहार की विकास की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है, क्या क्या कमियां हैं और किन कमियों को हमें दूर कर एक बिहार को विकसित बिहार के रूप में बना सकते हैं। और इनमें अब्दुल कलाम जी का जो एक कथन है, प्रसिद्ध है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर हमारे पिछले वीडियोज नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियोज में ज़रूर जाएं और इस अध्याय को और आसानी से समझने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहिए, ताकि हम आपको गुणवत्ता युक्त शिक्षण उपलब्ध कराएं, 10वीं की बोर्ड तैयारी के लिए हम उपलब्ध कराएं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब हमें एक नया प्रोत्साहन देता है। धन्यवाद।